ऑब्स्टेट्रिक्स एनाल्जेसिया इन एनेस्थीसिया। ऑब्स्टेट्रिक्स में हम दो किस्म की एनेस्थीसिया यूज़ करते हैं। एक होता है स्पाइनल एनेस्थीसिया और एक है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। स्पाइनल एनेस्थीसिया और एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, इसमें फ़र्क क्या है? स्पाइनल एनेस्थीसिया हम देते हैं, ये जो वर्टेब्रल कॉलम है इसके L3 to L4 या L4 to L5 वर्टिब्रा के दरमियान, और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये L2 लेवल पे ख़त्म होता है, टर्मिनेट। इसके बाद ड्यूरामेटर होता है और सबअर्कनाइड स्पेस, ये चीज़ें होती है। स्पाइनल कॉर्ड L2 लेवल पे टर्मिनेट होता है। तो ये जो एरिया है इसमें CSF फ्लूइड होता है, ये वाला एरिया। तो इसमें जो हम एनेस्थेटिक डालते हैं इसको हम कहते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया। और इसको जो दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे हम यूज़ करते हैं, जो लोकेशन, वो है L3 L4 के दरमियान या L4 L5 के दरमियान। L4 और L5 का हमें किस तरह पता चलेगा? ये जो इलियक क्रस्ट है इसको हम पॉइंट आउट करेंगे और इसके दरमियान एक इमेजनरी लाइन ड्रा करेंगे। ये जो इमेजनरी लाइन हम ड्रा करते हैं ये मेनली L4 और L5 वर्टिब्रा के दरमियान होता है। इधर पे जो हम एनेस्थीसिया देंगे ये डायरेक्ट इधर CSF, ये सबअर्कनाइड स्पेस तक पहुंच जाएगी और इसको हम कहते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया। इसके बाद है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। तो ये एपिड्यूरल एनेस्थीसिया ये वर्टेब्रल कॉलम में एनीवेयर, कहीं पे भी दे सकते हैं, एनीवेयर इन वर्टेब्रल कॉलम। और इसमें ये जो एनेस्थेटिक्स है ये डायरेक्टली जो है इधर ये CSF तक नहीं पहुंचता। ये जो ड्यूरामीटर है इसको क्रॉस नहीं करता। ये ड्यूरामीटर है, इसके बाद ये अर्कनाइड मीटर है, इसके बाद ये स्पेस बन जाता है जिसको जहाँ पे हम स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं। लेकिन इस केस में हम ये जो एनेस्थीसिया ये एपिड्यूरल एरिया में देंगे, मतलब ड्यूरा के ऊपर देंगे। हम ये जो मेनिंजिस का लेयर है किसी भी लेयर को हम पेनिट्रेट नहीं करेंगे। और ये जो टाइम लेता है ये एक्शन करने में ज़्यादा टाइम लेता है। जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है ये 5 मिनट लेता है स्पाइनल एनेस्थीसिया और ये 25 मिनट तक लेता है। और इसका जो डोज है वो भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। और इसमें जो है सर्जरी, किसी भी सर्जरी के दौरान अगर हम ये देते हैं तो इसमें रिकरेंट डोज भी रिक्वायर्ड होती है। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में ये इतना इफेक्टिव नहीं है। स्पाइनल एनेस्थीसिया में डोज भी कम चाहिए होता है और ये जो डोज है इसकी रिकरेंसी भी नहीं चाहिए और ये ऑनसेट ऑफ एक्शन भी जल्दी करता है। तो ये दो एनेस्थीसिया हम देते हैं, स्पाइनल एनेस्थीसिया एंड एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। ये हम कब देते हैं? यूट्राइन कंट्रैक्शन जो होती है एंड सर्विकल डायलेशन रिजल्ट इन विसरल पेन। इसमें दो किस्म का पेन होता है यूट्राइन कंट्रैक्शन और डायलेशन के बाद। एक विसरल होता है जो इंटरनल ऑर्गन का होता है और एक होता है सोमेटिक जो कि मसल्स का होता है, स्केलेटल मसल का। ये जो विसरल पेन होता है ये मेनली T10 to L1 जितने नर्व्स है ये इसके थ्रू इसकी जो सिग्नलिंग है वो ब्रेन को जाती है। और ये जो T10 to L1 जो नर्व जहाँ से निकलते हैं और ये जिस विसरल ऑर्गन को जाते हैं तो उस विसरल ऑर्गन में पेन होगा। और जो सोमेटिक नर्व होगा वो S2 to S4 यहाँ पे एक प्लेक्सस बनती है जिससे एक नर्व निकलता है, इसको हम कहते हैं पोडेंडल नर्व। ये जो पोडेंडल नर्व की जो एरिया है जहाँ पे ये पोडेंडल नर्व जाता है तो उस एरिया में जो पेन होगा वो सोमेटिक टाइप का पेन होगा। मतलब ये जो पोडेंडल नर्व जिस स्केलेटल मसल को सप्लाई करता है तो वो स्केलेटल मसल भी पेन करेगा यूट्राइन कंट्रैक्शन और सर्विकल डायलेशन के दौरान। In the absence of a medical condition, maternal request is sufficient medical indication for pain relief। अगर कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है और अगर मैटरनल रिक्वेस्ट है कि एनेस्थीसिया मतलब स्पाइनल या एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दी जाए तो ये एक सफिशेंट इंडिकेशन है कि हम इसको एनेस्थीसिया देंगे। तो इसके जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है हम किन कंडीशन में हम नहीं देंगे, तो इनमें जो सबसे पहला है वो है मैटरनल रिफ्रैक्टरी हाइपोटेंशन। ये जो स्पाइनल एनेस्थीसिया देंगे हम, इससे ये जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ हैं
इसमें जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी होती है वेसल्स में वो डिक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो ब्लड है वो इसकी एक किस्म की लोअर लिम्स में स्ट्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास एक ट्रांजिएंट मीन फॉर अ शॉर्ट टाइम हाइपोटेंशन आती है। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन है इसके बाद स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद। तो अगर मैटरनल को ऑलरेडी हाइपोटेंशन है और इसका कॉम्प्लिकेशन में भी ट्रांजिएंट हाइपोटेंशन है तो इस केस में हम नहीं देंगे। अगर मैटरनल को कोई कोएगुलोपैथी है, कोएगुलोपैथी मतलब अगर ब्लीडिंग टेंडेंसी है, ब्लीडिंग डायथिसिस है, तो उस केस में भी हम नहीं देंगे। अगर मैटरनल कोई हेपरीन यूज़ कर रही है, लो मोलिकुलर वेट हेपरीन, अगर इस मदर में ऑलरेडी कोई ऐसी कंडीशन है जिसको हम कहते हैं एप्ला एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, जिसमें थ्रोम्बोसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम हेपरीन देते हैं। अगर इसमें लिपिड्स की कोई लिपिड मेटाबॉलिज्म के डिसऑर्डर है तो इसमें भी थ्रोम्बोसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तब भी हम इसको हेपरीन देते हैं। तो अगर मैटरनल यूज़ ऑफ वंस डेली डोज ऑफ लो मोलिकुलर वेट हेपरीन विद इन 12 आवर, अगर 12 घंटे के अंदर मतलब इस कंडीशन से 12 घंटे पहले तक उसने कोई हेपरीन की डोज ली है, तो इस केस में भी हम एनेस्थीसिया नहीं देंगे, क्योंकि इसमें भी ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर मैटरनली कोई बैक्टीरिया है, मैटरनल की जो ब्लड है इसके अंदर बैक्टीरिया एक्टिवली मौजूद है और एक्टिवली प्रोलिफरेशन हो रही है, बैक्टीरिया का लोड एक्टिवली बढ़ रहा है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं बैक्टीरिया। तो अगर मैटरनल के ब्लड में बैक्टीरिया है तो इस केस में भी हम नहीं देंगे, क्योंकि ये सिप्सिस के चांसेस इससे बढ़ जाते हैं। अगर जिस एरिया पे हमने इंजेक्शन लगानी है उधर कोई स्किन का इन्फेक्शन हो रहा है तो इस केस में भी हम नहीं देंगे। अगर कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर है वो इंक्रीज़ है, तो अगर हम और एनेस्थेटिक डालेंगे तो ये इंट्राक्रैनियल प्रेशर और भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से सीएनएस के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो अगर इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ गया है तो इस केस में भी हम ये एनेस्थीसिया नहीं देंगे।